माया के जाने के बाद आरसी भी वहीं रखी एक खाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपनी नजर उस कमरे के चारों ओर दौड़ाती है जो एक कमरे में ही एक पूरा का पूरा घर था। माया का घर छोटा सा था, पर माया ने उस घर का नाम यूं ही आसियाना नहीं रखा था। माया के लिए यह घर उसका आसियाना ही था, जिसे उसने बहुत खूबसूरती से सजाया था। ज्यादा सामान न होने के बावजूद भी उस घर में जरूरत का हर सामान था जो एक इंसान को नॉर्मल लाइफ में चाहिए होता है। माया ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था अपने घर में। एक साइड एक छोटा सा किचन, किचन के बगल की जगह पर एक छोटा सा टेबल और उसके साथ रखी दो चेयर। एक साइड पर बाथरूम और उसके ठीक सामने एक कमरा जो माया का था, और वही साथ में एक बनी एक छोटी सी पर प्यारी सी बालकनी जहाँ पर कुछ पौधे लगाए गए थे जिसमें रंग बिरंगे फूल उस बालकनी की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। ये जगह बेशक छोटी थी पर सुंदर थी। आसी खुद से कहती है, सच में ये घर काफी सुंदर से सजाया माया ने। और जैसे वो दिखने में सुंदर है वैसा ही उसका मन भी। तभी तो कितने प्यार से बात करती है मुझसे। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उससे आज पहली बार मिली हूँ। सच में पलक और माया दोनों बहुत अच्छे हैं, वरना आज मैं कहाँ होती और क्या करती पता नहीं। चल आसी, अब पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर कल से अपनी भी जॉब पर जाने का दिन है। अपनी बात बोल। आसी अपने सामने वाले रूम में जाती है और वहां रखी अलमारी खोल उसमें से माया के ही एक सेट कपड़े निकाल बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब उसका बैग तो चोरी हो गया था और नए कपड़े लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। अब तो सब कुछ जॉब पर था, जिससे सैलरी मिलती और वो कुछ कर पाती। ये सोचकर वो बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो किचन में आती है। सब कुछ अपनी जगह सही पर था, जो देखकर ही समझ आ रहा था कि माया को साफ सफाई कितनी पसंद है। माया ने किचन में मौजूद हर चीज पर उसके नाम का चिट लगा रखा था, जिस वजह से आसी को अच्छा लगा। आसी ने फ्रिज खोला तो उसमें एक बाउल वेजिटेबल दलिया रखा था, जिसे गर्म करके आसी ने खा लिया। फिर वो कमरे में लगे बेड पर लेट गई, जिससे कुछ ही देर में उसकी आंखें लग गईं और वो सो गई। शाम का वक्त करीब 6 बज चुके थे जब घर की डोरबेल की आवाज़ से आसी की नींद खुली। और आसी जब गेट खोलती है तो सामने माया थी। और माया हंसते हुए अंदर आते हुए आसी से कहती है, क्या बात है स्लीपिंग ब्यूटी, आपकी आंखें अब खुली? क्या तुमने कुछ खाया पिया भी, या बस ऐसे ही सो गई? और ये बोलते हुए माया वहीं चेयर पर बैठते हुए अपना पर्स एक साइड रखती है। तब तक आसी माया के लिए पानी ले आई थी, जो माया ने पीते हुए कहा, मेरी पलक से बात हुई आज। वो बता रही थी तुम्हारी जॉब का। तुम जानती हो, इस जगह काम करना लोगों का सपना होता है। और ये बोल माया कहती है, मैंने कल अपने ऑफिस में कह दिया है कि मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, तो मैं कल तुमको उस होटल में लेकर जाऊँगी और वहाँ तुम्हारी बात करवा कर निकल जाऊँगी अपने ऑफिस। ये ठीक रहेगा ना? माया की बात सुनकर राशि भी वही चेयर पर बैठ जाती है और माया से कहती है, उस अनजान लड़की के लिए आप और पलक बहुत कर रहे हैं, इतना तो कोई अपना भी शायद ना करे। आशी की बात सुनकर माया कहती है, ओह कम ऑन आशी, हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया, और जो हमारे हाथ में है वही कर रहे हैं। और रही बात पलक की, तो यार राइट, वो सच में बहुत अच्छी है और इस बात में कोई शक नहीं है। तुम जानती हो, वो और मैं बचपन के दोस्त हैं और वो बचपन से ऐसी ही है, किसी की मदद के लिए आगे, फिर उसकी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, पर मजाल है कि होठों से हंसी गायब रहे। वो सच में बहुत अच्छी है, पर काश उसकी किस्मत भी अच्छी होती। माया अपनी बात कहते हुए चुप हो जाती है और माया को चुप देखकर आसी कहती है, क्या हुआ है उन्हें? क्या कोई परेशानी है उनको? आसी की बात सुनकर माया हंस देती है और कहती है, चलो किचन में साथ मिलकर कुछ अच्छा सा बनाते हैं आज। ये कहते हुए माया किचन की तरफ चली गई और माया को बात बदलते देख आसी समझ गई कि माया इस वक्त उससे इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती। और सही भी था, आखिर वो उससे जानती भी कितना थी जो अपनी या पलक की जिंदगी की बात बताती। वो दोनों तो उसके लिए जितना कर रही थी वो भी काफ़ी था। कुछ देर में दोनों ने मिलकर खाना बनाया और खाना खाने के बाद
दोनों कुछ बातचीत कर सोने चली गईं। अगली सुबह आसी ने आज भी माया के कपड़े पहने थे, पर आज उसने माया की पसंद के कपड़े पहने थे जो माया ने उसको पहनने के लिए कहा था। आसी ने आज वाइट शर्ट पर ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहनी थी और गले में एक ब्लैक कलर का स्कार्फ बांधा था। अपने बालों को एक पोनी टेल में बांधा था और होठों पर हल्के रंग की गुलाबी लिपस्टिक, आंखों में काजल, बस इतना ही। और इतने में तो आज आसी वो आसी लगी नहीं रही थी जो कल माया को दिखी थी। आज तो ये आसी सिंपल से लुक में भी काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी और काफ़ी खूबसूरत भी। आसी ने भी आज पहली बार सूट सलवार छोड़कर कुछ और पहना था, इस तरह का, वो भी खास माया के कहने पर। आसी के लिए आज का दिन उसके लिए बहुत खास था और इसलिए वो पहले घर में ही बने मंदिर में रखे कान्हा जी के सामने जोत जलाती है और उनसे सब अच्छा होने की कामना करती है और फिर माया के साथ निकल जाती है उसकी स्कूटी पर बैठकर अपनी मंजिल की ओर। आधे घंटे के सफर के बाद माया अपनी स्कूटी एक बड़े से होटल के सामने रोककर आसी से कहती है, लो आसी, सामने देखो, आ गई तुम्हारी मंजिल। माया के कहने पर आसी अपनी नजरों को सामने की ओर करती है तो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, वी किंग प्लाजा होटल। सो मिस आसी, आ गए हम आपकी मंजिल, आपकी जॉब वाली जगह। माया की बात सुनकर आसी बहुत ध्यान से उस जगह को देखने लगती है जो अपने नाम की तरह ही किंग था, मतलब बहुत सुंदर होटल था। आसी तो जैसे उस होटल की खूबसूरती में खुद को खो ही बैठी थी और तभी माया की आवाज़ उसे अपने कानों में महसूस होती है, कब तक बाहर से ही सब देखती रहिएगा मैडम, अंदर नहीं जाना है क्या? माया की आवाज़ सुनकर आसी कहती है, ये जगह सच में बहुत सुंदर है। आसी की बात सुनकर माया उससे कहती है, बिल्कुल, और सुंदर कैसे नहीं होगा। इस होटल और इस होटल के मालिक का नाम और काम सिर्फ इस शहर में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह में है और इस होटल को टक्कर देने की हिम्मत किसी में नहीं। और यहाँ काम करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। सो यू आर सो लकी गर्ल कि तुम्हारी लाइफ की पहली जॉब तुम यहाँ कर रही हो। माया की बात सुनकर आसी के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। माया और आसी अब दोनों अंदर जाते हैं और फिर माया अपने फ़ोन में पलक का भेजा वो अपॉइंटमेंट लेटर रिसेप्शन पर दिखाती है, जो देख रिसेप्शनिस्ट माया और आसी को वेटिंग एरिया में वेट करने का बोल अपने सीनियर को कांटेक्ट करती है। माया और आसी वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, तभी वहाँ करीब 26 साल के आसपास का लड़का वहाँ आता है और वो माया और आसी को देखकर वहीं बैठता है और माया से उसकी क्वालिफिकेशन पूछता है। जो सुन माया कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ जॉब के लिए मैं नहीं। आसी की तरफ देखते हुए कहती है, ये आई हैं, वो तो ये मेरी फ्रेंड है और बेंगलुरु पहली बार आई हैं, जिस वजह से यहाँ के बारे में उनको फ़िलहाल बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। दैट्स वाई आई एम हियर। दैट माया की बात सुनकर वो लड़का अब आसी से कुछ सवाल करता है जिसका जवाब आसी पूरे कॉन्फिडेंस से देती है और उसके कॉन्फिडेंस को देख वो लड़का भी आसी से काफ़ी इम्प्रेस होता है और आसी से कहता है, ओके, योर जॉब इज़ डन। सो तुम अपनी जॉब कब से कंटिन्यू करना चाहती हो? उस लड़के की बात सुनकर आसी कहती है, क्यों, अगर मैं आज से कहूँ तो कोई प्रॉब्लम है? आसी की बात सुनकर वो लड़का बोला, नो मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चलिए, मैं आपको काम के बारे में समझा देता हूँ। ये बोल वो आगे बढ़ता है और माया आसी के गले लगते हुए उसको ऑल दी बेस्ट कहती है और रात को वो उसे यहीं होटल के सामने मिलेगी। ये बोल वो वहाँ से निकल जाती है। आसी भी फिर उस लड़के के साथ निकल जाती है। आसी को वहाँ वेट्रेस के हेड का काम मिला था जिसके लिए वो इस वक्त खुद भी नहीं थी, तो काम सीखने की ज़्यादा ज़रूरत थी उसको। पर आसी का दिमाग बहुत तेज था, वो एक बार कही बात उसके दिमाग में सेट हो जाती थी, जिस वजह से उसको काम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आसी का यह हमेशा का हो गया था, माया के साथ होटल आना और रात को भी माया के ही साथ होटल से घर वापस जाना। इस बीच आसी और माया की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और बीच बीच में पलक से भी बातें हो जाती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन तीन अनजान लड़कियों की दोस्ती बहुत खास हो गई थी। आसी को अब उस होटल में काम करते हुए 2 महीने होने को आए थे और अपने मेहनती और प्यारे नेचर की वजह से
वो वहाँ सबकी चहेती बन चुकी थी। अपने काम को पूरी मेहनत और मन लगाकर करना और दूसरे के काम में भी उनकी मदद करना, अपने इस नेचर की वजह से आसी वहाँ के स्टाफ के दिलों में थी। इस बीच आसी पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी बन चुकी थी और बीते इन 2 महीनों में आसी बेद और बेद के साथ हुई अपनी शादी को भी भूल चुकी थी। ये कहें कि अपनी एक रात की शादी, जिसमें अगले ही दिन उसका पति बिना उससे मिले उसे छोड़कर चला गया था और कभी पलटकर नहीं देखा, ऐसी शादी और ऐसे पति को वो याद ही नहीं रखना चाहती थी। इस बात को उसने अपने दिल के किसी हिस्से में दबा दिया था, ताकि गलती से भी कि उसकी शादी हो चुकी है यह बात कभी उसको याद भी ना आए। अपनी इस जिंदगी में वो बहुत खुश थी। अच्छा काम और माया और पलक जैसे अच्छे दोस्त जिन्होंने उस वक्त उसका साथ दिया था जिस वक्त वो इन दोनों से अनजान थी। बावजूद इसके उन्होंने एक अजनबी लड़की का साथ दिया, लेकिन हर कदम पर साथ खड़े रहे और उसे अब तक मतलब था तो अपने दोस्तों से और काम से। किसी और के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के चाहने से कब कहाँ कुछ हुआ है। अगर चाहने से सब हो जाए तो ज़िंदगी कुछ अलग ही ना हो जाए। यही था आसी का भी। आसी इस बात से अनजान कि कल का दिन उसके लिए और दिनों से अलग होने वाला था। आसी हमेशा की तरह आज भी माया के साथ ही अपने होटल आई और माया हमेशा की तरह होटल से बाहर छोड़ उसे अपने ऑफिस चली गई। और इधर आसी होटल के अंदर जाती है और होटल में बने स्टाफ चेंजिंग रूम में जाकर अपने घर से आए कपड़े चेंज करती है। यह उसका हमेशा का था। उनको होटल में होटल की तरफ से मिले होटल यूनिफॉर्म ही पहननी होती थी, जिसमें ऊपर एक वाइट शर्ट और शर्ट के नीचे ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट जो घुटनों तक थी। और आशी को शुरुआती दिनों में तो इस तरह के कपड़े पहनने में अजीब लगे, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। पर हर बीते वक्त के साथ आशी को भी इन चीज़ों की आदत हो गई और अब उसे इस तरह के कपड़े पहनने में अजीब नहीं लगता था। आज होटल में एक ग्रैंड पार्टी थी जो किसी बहुत पैसे वाले ने उस होटल में रखवाई थी। हालांकि ये नॉर्मल था, इस होटल में ऐसी पार्टी होती रहती थी। पर ख़ास बात यह थी कि आज इस होटल के मालिक यहाँ आने वाले थे, जो बहुत कम ही आते थे और आसी ने जब से यहाँ काम करना शुरू किया था कभी नहीं आए थे। तो आसी आज पहली बार उस इंसान को देखने वाली थी जो इस होटल का ओनर था। आसी आज अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आसी अपने साथ खड़े अपने स्टाफ को सारा काम समझा रही थी और वो फिर एक बार खाने के मेनू वाली जगह जाकर एक आखिरी बार सब कुछ देखकर सब कुछ ठीक है ये देखकर कंफर्म करना चाहती थी। इसलिए वो सीधा टेरेस पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ी, क्योंकि आज खाने का इंतजाम अपने सीनियर के कहने पर ऊपर टेरेस पर ही किया था। आसी हड़बड़ी के साथ लिफ्ट में घुसती है, जिस वजह से वो किसी इंसान से टकरा जाती है। पर बिना उस इंसान का चेहरा देखे ही वो उसे सॉरी कहते हुए लिफ्ट के अंदर घुसती है और ऊपर टेरेस का बटन दबाने को होती है कि उससे पहले ही कोई एकदम से लिफ्ट में आकर 10 फ्लोर का बटन दबा देता है। और ये देख आसी अब अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है तो उसके सामने इस वक्त वही इंसान था जिससे कुछ वक्त पहले वो टकराई थी। आसी एक नज़र उस लड़के की तरफ देख अपनी नज़रें फेर लेती है और अपने हाथ में पकड़े फ़ोन में कुछ करने लगती है। अपने आप को एक लड़की से इग्नोर होते देख वो लड़का भी अपने पहने कोट से अपना फ़ोन निकालता है और उसमें अपना सेल्फी कैमरा ऑन करता है और खुद की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मेरे फेस में आज कोई कमी आ गई है? क्या जो ये लड़की मुझे देखकर भी अनदेखा कर दी? मतलब आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की मेरी ओर देखे और अपनी नज़रें हटा पाए। देव को एक नज़र देख कोई नज़रें फेर ले, ऐसी तो पर्सनालिटी नहीं है मेरी। जहाँ मेरी एक नज़र के लिए लड़कियाँ पागल हैं, वहाँ ये लड़की देखी भी नहीं मुझे। वैसे देव की पर्सनालिटी थी भी किसी हीरो या मॉडल से कम नहीं। परफेक्ट बॉडी, जिसे घंटों जिम में पसीना बहाकर देव ने पाया था। गुड लुकिंग, आंखें ऐसी जिनमें शरारत झलकती थी और मुस्कान तो पूरी की पूरी किलर मुस्कान, जिस पर कोई भी मर मिटे। हंसी मिटेगी या नहीं यह आगे पता चलेगा। गुड, वेल आई लाइक योर एटीट्यूड मिस एटीट्यूड गर्ल। आई थिंक आपको जानने में मज़ा आएगा। और यह बोल देव अपने होठों पर एक डेबिल मुस्कान के साथ देखने लगता है। और वहीं आसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था कि वो लिफ्ट में अकेली है या कोई साथ है उसके।
अब तो ये हमेशा का था, अब होटल था, और ये होटल की लिफ्ट तो खाली रहे ये पॉसिबल थोड़ी था। कुछ मिनट में 10वां फ्लोर आ जाता है और देव अपने पॉकेट से अपना चश्मा निकालता है और बहुत स्टाइल से उसे अपनी आंखों पर चढ़ाता है। और इस बीच देव की नज़रें बस आसी पर थीं और आसी की नज़रें अपने फ़ोन पर। देव अभी आसी की तरफ से खुद को इग्नोर होते देख सीटी बजाते हुए लिफ्ट से बाहर चला जाता है और आसी फिर सीधा 15वें फ्लोर पर चली जाती है, टेरेस पर जहाँ आज के खाने का इंतजाम हुआ था। और वहाँ आकर आसी एक बार फिर पूरी तरह से अपने काम में लग गई। इधर देव वहाँ से सीधा एक रूम में गया जो ऑफिस कम रूम था। देव वहाँ जाते ही एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाता है और फिर वो अपना फ़ोन चेक करते हुए खुद से कहता है, क्या मैं लेट हो गया? और वो ऐसा कहता ही है कि उसका फ़ोन बजा, और जब वो फ़ोन ओपन करता है तो उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वो फ़ोन ओके करते हुए अपने कान से लगाता है। और दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जो सुनकर देव कहता है, कमिंग। और फिर देव उस कमरे से बाहर आकर एक बार फिर लिफ्ट में आता है और लिफ्ट में आते ही उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा सामने आता है, जो याद कर देव के होंठों पर मुस्कान आ जाती है और वो खुद में बड़बड़ाता है, एटीट्यूड गर्ल। और ये बोल खुद में हंस देता है। इधर आशी अपना सारा काम ओके कर जब देखती है कि सब ओके है, तभी उसका एक स्टाफ आकर कहता है, आशी अब तक तुम यहाँ हो, नीचे जाओ। यूँ नो ना कि आज होटल के ऑनर आ रहे हैं और तुम अब तक यहाँ पर हो और नीचे मिस्टर पाठक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उस लड़के के मुंह से मिस्टर पाठक का जिक्र सुनकर आसी कहती है, मुझे ढूंढ रहे हैं? पर उनको पता है कि मैं टेरेस पर आई थी यहाँ की अरेंजमेंट देखने। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम यहाँ पर देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ये बोल आसी हड़बड़ी में वहाँ से लिफ्ट में जाती है और नीचे आने का बटन प्रेस कर देती है और कुछ देर में वो नीचे आती है जहाँ मिस्टर पाठक पहले से उसका वेट कर रहे थे। और आसी को देखते ही वो कहते हैं, आसी, आसी, कहाँ थी तुम? मिस्टर पाठक को इतना परेशान होते देख आसी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि उससे पहले ही मिस्टर पाठक कहते हैं, अच्छा छोड़ो, कहाँ थी नहीं थी, एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें अभी की अभी अपने ऑनर के रूम में जाकर एक बार अपनी तरफ से सब देख लो। मिस्टर पाठक की बात सुनकर राशि जल्दी से कहती है, मैं सर, पर मैं कैसे? सुना है अपने होटल के ऑनर को पसंद नहीं कि कोई भी उनके रूम में जाए, और मुझे क्या पता उनकी पसंद नापसंद। कहीं मेरे कुछ करने पर वो मुझ पर ही भड़क गए और मुझे जॉब से ही निकाल दिया, तब मैं क्या करूँगी पाठक सर? मैं तो फिर किसी काम की नहीं रह जाऊँगी। और आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? किसी ऐसे को भेजिए ना वहाँ जो उनके रूम को देखती थी। आई मीन टू से उसको पता होगा ना ऑनर की पसंद नापसंद। आशी की बात सुनकर पाठक सर कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, पर जो अब तक ये सब देखती थी वो आज आई ही नहीं, क्योंकि कल ऑनर के असिस्टेंट ने अचानक से बताया कि सर आ रहे हैं। तो तुम हैंडल करो। आई नो कि तुम कर सकती हो, एंड आई प्रॉमिस कि बात तुम्हारी जॉब पर नहीं आएगी। मिस्टर पाठक की बात सुनकर अब वो क्या ही कहती। मिस्टर पाठक उससे उम्र में काफ़ी बड़े थे और उसके सीनियर भी, और यहाँ उन्होंने उसकी हेल्प भी की थी, बस इसलिए उनकी बात मानकर चली जाती है। आसिया अब एक रूम के बाहर खड़ी थी और फिर एक गहरी सांस लेकर वो अपने साथ लाए एक कार्ड की हेल्प से उस कमरे का गेट ओपन करती है और कमरे के अंदर चली जाती है। आसी कमरे में आकर देखती है कि वो कमरा इस होटल के सभी कमरों से बड़ा और खूबसूरत था। कोई शक नहीं कि यह कमरा बड़ा और खूबसूरत था, इसलिए इस होटल के ऑनर का कमरा था। कमरे में बहुत कम सामान था, पर जितना भी था वो सब काफ़ी अलग और सिंपल था। उस कमरे की यूनिक खूबसूरती और सामान को देख इस कमरे के मालिक की पसंद का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस कमरे के मालिक को चकाचौंध से ज़्यादा सादगी पसंद थी। आसी को भी वो कमरा बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर उस कमरे में बने उस पूरी एक दीवार के बराबर की वो खिड़की, जिससे पूरा बंगलौर शहर नज़र आता था। ये आसी को इतना पसंद आता है कि वो खुद में बड़बड़ाती है, इतना खूबसूरत कमरा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। कसम से एक बार इस कमरे में रहने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिर अपनी ही बातों पर हंसते हुए आसी खुद के सर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, पागल है तू भी आसी, तू इस होटल के एक मामूली सी एम्प्लॉय है और कुछ भी नहीं, और सपने इतने बड़े। होश में आओ आसी मैडम, होश में आओ। और खुद को ही ये सब बोल आसी उस कमरे में जो थोड़ी बहुत कमी लगती है
उसे अपने हिसाब से ठीक करने लगती है। हालांकि उस कमरे में कुछ भी करने की कोई खास ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही परफेक्ट था उस कमरे में। पर फिर भी जो आसी को समझ आया वो करने लगी और जल्दी उस कमरे को एक बार फिर से लॉक करके अपने काम पर आ गई। शाम 5 बजने को आए थे और अब तक उस होटल को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। दरअसल बंगलौर के सीएम की एक लौती बेटी की सगाई का फंक्शन इसी होटल में रखा गया था, जिसमें अलग अलग शहरों से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए थे, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स के जुड़े हों या ना हो। होटल में अब मेहमानों का आना शुरू हो गया था और होटल स्टाफ अपनी फुल यूनिफॉर्म में अपनी अपनी जगह काम पर लग गए थे। होटल में एक खास सगाई के लिए एक खास तरह का डेकोरेशन किया गया था, जहाँ पर लड़के और लड़की की रिंग सेरेमनी होनी थी। आशी इस बीच पूरे दिन से भाग भाग कर हर एक डेकोरेशन देख रही थी और इस काम के चक्कर में आशी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ तक कि होटल जल्दी आने के चक्कर में घर से भी बिना कुछ खाए पिए ही निकली थी। आशी को लो बीपी की शिकायत थी, जिस वजह से सुबह से कुछ भी न खाने की वजह से अब उसे हल्के चक्कर से भी आने लगे थे। बावजूद इसके आशी खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की बजाय अभी भी काम में लगी थी। शाम 7 बजे का समय था और सब मेहमान आ चुके थे और सबके हाथों में इस वक्त वेलकम जूस था। सबको होटल की सजावट और वहाँ के स्टाफ के काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। कुछ देर में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ऐसे में वहाँ मौजूद एक गेस्ट कहता है, अरे इतनी बड़ी पार्टी और होटल के मालिक ही नहीं आए, ये तो गलत बात है। जिस पर कोई कहता है कि इस होटल के मालिक को लाइमलाइट में आने में कभी से कोई दिलचस्पी नहीं रही, बल्कि वो तो सोशल मीडिया से भी काफ़ी दूर ही रहते हैं। इस पर कोई और कहता है, बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पर भी उनकी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं होती। अब जिसको काम से मतलब है वो लाइमलाइट में क्यों ही आएगा, और अपनी इसी मेहनत के दम पर इतनी कम उम्र में बस इस शहर ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में उनके नाम का सिक्का चलता है। न बस ये बल्कि इससे भी बेहतरीन होटल हैं इनके दूसरे शहरों में। तभी कोई कहता है, यूं ही नहीं उनको होटल की दुनिया का बादशाह कहते हैं। सबके मुंह पर बस एक ही शख्स का नाम था, जो कोई और नहीं इसी होटल के ऑनर का था। तभी सब लोगों की नज़रें सामने से आते एक हैंडसम सी पर्सनालिटी वाले इंसान पर गई और उसे देखकर वहाँ आई लड़कियां तो जैसे सब कुछ भूलकर अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखने लगीं और आहें भर रही थीं कि उनके सामने खड़े इस हैंडसम से लड़के की नज़र उन पर पड़े। थी तो वो सब भी एक से एक पैसे वाले घरों की लड़कियां, पर उनके सामने खड़े लड़के के सामने वो कुछ भी नहीं थी। वही वो लड़का अपने होठों पर एक कातिलाना मुस्कान लिए सारी तरफ देख रहा था। तभी उसकी नज़र इतने लोगों की भीड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक साइड में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो अपने सामने खड़े लड़के को कुछ कह रही थी। इस वक्त उस लड़की का चेहरा काफ़ी सीरियस था और उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही वो लड़की अपने एक हाथ से अपना सर तो दूसरे हाथ से उस लड़की के पास रखी चेयर को पकड़ लेती है। उस लड़की को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और शायद चक्कर भी आ रहे थे। बावजूद इसके वो लड़की उस चेयर पर बैठने के बजाय वहाँ से जाकर साइड में टेबल पर सजे खाने की तैयारियों पर अपनी नज़रों को डालकर चेक करती है कि सब ठीक है या नहीं। ये कोई और नहीं आसी थी, जो अपने काम में खुद को भी भूल बैठी थी और इधर वो लड़का बड़े गौर से अपने सामने खड़ी उस लड़की की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। पर जो मुस्कान अब तक उस लड़के के चेहरे पर थी, अब वो कहीं गायब सी हो गई थी। आसी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और अब शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में रात भी हो जाती। सुबह से अब तक कुछ भी न खाने और लो बीपी की शिकायत होने की वजह से आसी को अब वीकनेस और चक्कर भी आने लगे थे, जिसे आसी हर बीते वक्त के साथ इग्नोर करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही थी। पर बीते समय के साथ अपनी हेल्थ के साथ लापरवाही आसी को और परेशान करने लगी थी। आसी होटल हॉल की तरफ से अपने सर पर हाथ रख कॉरिडोर की तरफ ही जा रही थी कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो चक्कर खाकर गिरने को हुई कि फर्श पर गिरने से पहले ही आसी किसी मजबूत शख्स की बाहों में थी। आसी को गिरने से पहले ही चोट लगने के डर से किसी ने अपनी बाहों में थाम लिया था और उस इंसान की आंखें आसी के मासूम चेहरे को देख रही थीं, जिस पर थकान अच्छे से उस इंसान ने अपनी नज़रों से भांप लिया था। पर आसी उस इंसान की नज़रों को अपने चेहरे पर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि आसी गिरने के साथ ही
अब तक उस शख्स की बाहों में बेहोश भी हो गई थी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है और कहाँ है। 1 घंटे बाद आसी धीरे से अपनी बंद आंखों को खोलती है। उसके सर में हल्का दर्द भी था और इस वजह से पहले तो वो कुछ समझ भी नहीं पाती और आराम से बेड पर लेटी रहती है। पर कुछ मिनट ही बीते थे कि आसी को महसूस होता है कि वो अभी जहाँ वो लेटी है वो जगह काफ़ी मुलायमदार लगती है। ये महसूस करते ही आसी देखती है कि वो जिस बेड पर लेटी थी वहाँ का बेड ही काफ़ी मुलायमदार था। आसी ये सब देख अपनी जगह से उठकर बैठती है और अपनी नज़रों को एक बार पूरे कमरे में घुमाती है, ये देखने के लिए कि वो है कहाँ, क्योंकि होटल स्टाफ के लिए भी एक रेस्ट रूम तबीयत बिगड़ने पर आराम करने के लिए होटल वालों ने अवेलेबल कर रखा था, पर वहाँ का बेड इस कमरे के बेड की तरह इतना आरामदायक नहीं था। ये इस तरह का सब कुछ वहाँ के वीआईपी लोगों के लिए ही होता था। ये बात इतने दिनों से उस होटल में काम करने के बाद आसी अच्छे से समझने लगी थी। आसी के दिमाग में ये सब बातें आते ही वो अपनी आंखों को एक झटके में खोल पूरे कमरे में दौड़ाती है और आसी अब काफ़ी हैरान थी उस कमरे को देखकर जिसमें वो खुद इस वक्त थी। आसी खुद में बोलती है, ये तो वही कमरा है जिसमें आज मैंने नहीं नहीं, मैं कैसे आ गई यहाँ पर और मुझे कैसे कुछ भी याद नहीं है। आशी इतना बोलते हुए चुप हो जाती है और फिर परेशानी के साथ बहुत ध्यान से उस कमरे में मौजूद हर एक चीज़ को देखने लगती है। हाँ हाँ, ये वही कमरा था, कोई शक नहीं, जिसे साफ करने के लिए मिस्टर पाठक ने उसे कहा था और वो आई भी थी यहाँ। मैं इस कमरे में मैं इस कमरे में क्या कर रही हूँ और कब आई? ये सब वो लाशी याद करने की कोशिश करती है। वो उस होटल के हॉल में तैयारी से रिलेटेड और खुद को कमज़ोर फील होते देख वो कॉरिडोर की तरफ ही आ रही थी, ताकि होटल वालों की तरफ से दिए स्टाफ रूम की तरफ ही जा रही थी ताकि कुछ देर आराम कर ले। पर कॉरिडोर तक उसे याद था सब, पर उसके बाद का कुछ भी नहीं, और इसलिए आसी थोड़ी परेशान थी और वो एक झटके में बेड से उतरती है। आसी का उतरने का तरीका कुछ ऐसा था जिसे हम नॉर्मल भाषा में बेड पर से कूदना भी कह सकते थे। आसी बेड से कूदकर जैसे ही खड़ी होती है उसे एक बार फिर से अपना सिर घूमता सा महसूस होता है और इस बार वो गिरती उससे पहले ही आसी खुद को संभाल लेती है और फिर बिना कुछ ज़्यादा सोचे खुद को संभाल वो उस कमरे से अपना सर पकड़े धीमे कदमों के साथ निकल जाती है। इधर आसी के कमरे से निकलने के बाद एक इंसान वहाँ उस कमरे में आता है और ये वही था जिसने आसी को गिरने से बचाने के लिए अपनी मौजूद बाहों में उसे थामा था और वही आसी को इस कमरे में लेकर आया था आराम करने देने के लिए, पर किसी काम की वजह से वो बाहर गया था। वो इंसान कमरे में खाली बेड की तरफ देखकर कहता है, ये लड़की है क्या चीज़, मतलब होश में तो इधर से उधर भागती ही है, पर क्या ये लड़की बेहोशी की हालत में भी एक जगह नहीं टिक सकती? ये सब बोल वो इंसान एक गहरी सांस लेता है और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, अजीब है ये लड़की, सुबह से कितनी बार उसे देख चुका हूँ, बिना रुके तब से कुछ ना कुछ कर ही रही है। पता नहीं कुछ खाई भी है या नहीं, क्योंकि खाई होती तो ऐसे चक्कर खाकर बेहोश थोड़ी होती, और अभी होश आया होगा और होश आते ही फिर गायब। पता नहीं क्या बात है इस लड़की में, पर कुछ तो जरूर है जो देव की आंखों से जा ही नहीं रही। क्या बात है देव बंसल, होटल आए थे किसी काम से और कर क्या रहे हो? अपनी बात पर वो इंसान जो कोई और नहीं देव था, जो आज लिफ्ट में भी आशी से टकराया था। देव के होठों पर अब एक मुस्कान थी जो काफी अलग थी। इधर दूसरी तरफ आशी अपने सर पर हाथ रखे जैसे तैसे आगे बढ़ती है कि मिस्टर पाठक से टकरा जाती है, और आशी की हालत देखकर मिस्टर पाठक समझ जाते हैं आशी की परेशानी, क्योंकि इससे पहले भी वो आशी को इस परेशानी में देख चुके थे और जानते थे कि आशी जब भी काम करने पर आती थी तो खुद को भी भूल जाती थी, और ऐसा अक्सर ही होता था उसके साथ। मिस्टर पाठक की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और वो आशी को अपनी बेटी की तरह मानते थे, इसलिए आशी की इस लापरवाही की वजह से वो कितनी बार टोकते भी थे, पर आशी मजाल है कि कभी उनकी बात सुने या समझे। आशी तो आशी थी। मिस्टर पाठक की बात सुनकर आशी को भी उनकी बात सही लगती है। वो जानती थी कि आज रात की ये पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि उस शहर के खास इंसान की बेटी की सगाई की पार्टी थी जिसमें अलग अलग शहरों के नामी गिरामी लोग आए थे। आशी अब चुपचाप से होटल किचन की तरफ चली जाती है ताकि कुछ खाकर खुद में एनर्जी लेकर आए। रात 8 बजे का समय
और अब तक उस पार्टी में कई देशों से बुलवाए गए खास डांसर और सिंगर ने अपने खूबसूरत डांस और गानों से वहाँ एक खूबसूरत सी मनमोहने वाली रात बन चुकी थी। होटल के हर एक स्टाफ अपना बेस्ट दे रहे थे। आसी अब तक खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी और एक बार फिर लग चुकी थी अपने काम पर। सब एक दूसरे से बातें करने और अपनी पहचान दूसरों के आगे दिखाने की होड़ में थे। तभी वहाँ एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसे न बस मिलने बल्कि देखने के लिए भी लोग तरसते थे। यहाँ तक कि कितनों ने तो उस इंसान को आज तक सामने से देखा तक नहीं था, उसकी लो प्रोफाइल रहने की वजह से। पर आज वो इंसान सबके सामने था और उस इंसान का शांत और कूल लुक वहाँ के लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका था। ये इंसान कोई और नहीं, इंडिया के अलग अलग शहरों में होटल की दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसने अपने बलबूते आज ये मुकाम हासिल किया था, वो भी महज सिर्फ 25 साल की उम्र में। जहाँ तक आने के लिए लोगों को न जाने कितनी उम्र का इंतजार करना पड़ता है। दुनिया की नज़रों में यह मोस्ट एलिजिबल बैचलर कोई और नहीं, होटल किंग वेद बंसल था। वेद का हैंडसम सा चेहरा हमेशा की तरह शांत था और वो लोगों की भीड़ के बीचों बीच से होते हुए आगे बढ़ता है और ठीक उस जगह पहुंचता है जहां पर आज वो दो लोग खड़े थे, जिनकी सगाई के फंक्शन में सब लोगों की तरह वेद भी आया था। वेद उन दोनों को अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए कहता है, कांग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू। और ये बोल वो अपने साथ आ रहे असिस्टेंट राज के हाथ से एक गिफ्ट का बॉक्स लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। और फिर एक्सक्यूज मी बोलकर वो वहाँ से दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी फैमिली से आई लड़कियाँ वेद के लुक को देखकर उस पर लट्टू हो चुकी थीं और वेद के ऊपर से बैचलर होने का टैग हटाना चाहती थीं। अब वो सब कहाँ जानती थीं कि वो लोग जिसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझ रही हैं, वो तो 1 महीने पहले ही किसी के साथ बन चुका था। बेशक से ये शादी एक शादी ना होकर 6 महीने के लिए किया गया एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही था। पर यह बात सिर्फ 3 लोग जानते थे, वेद, आसी और वेद का असिस्टेंट राज। क्योंकि जो कुछ हुआ था और इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की असल वजह से बेशक से आसी अनजान थी, पर राज सब जानता था कि क्यों वेद जैसे सुलझे हुए इंसान को ऐसा करना पड़ा। अब टाइम था वहाँ कपल डांस का। बहुत सी लड़कियां अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने बड़े स्टाइल के साथ चलकर वेद के पास आकर उसे अपने साथ डांस के लिए इनवाइट करती हैं, बट इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। बल्कि वेद बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन सभी लड़कियों को मना करके उनके खूबसूरत से सपनों पर अपनी नाकी मोहर लगाकर उनके साथ डांस करके उनके प्रपोजल को वो रिजेक्ट कर देता है। वेद को अब उस शोर और लोगों की भीड़ से सफोकेशन सी फील होने लगी थी। यही वजह थी कि वेद इन तरह की पार्टियों में आने के लिए तैयार नहीं होता था और आज भी नहीं आता अगर बात उसकी फैमिली की नहीं होती, क्योंकि जिनकी बेटी की सगाई थी वो उसके डैड के काफ़ी पुराने दोस्त थे, जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। वेद राजकुमार रहने का बोल खुद अपने कमरे की तरफ रेस्ट करने के लिए निकल जाता है। बेशक से वेद होटल ना के बराबर आता था, पर उसके हर होटल में उसके लिए एक अलग और ख़ास रूम होता था, जो उसकी पसंद के हिसाब से रेडी किया जाता था। वेद को आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थीं। उसको हमेशा से नेचुरल खूबसूरती पसंद थी। इतना अमीर और पैसे वाला होने के बावजूद वेद में किसी तरह का कोई ऐब नहीं था, बल्कि वो ज़्यादातर शांत और अकेला रहना पसंद करता था और इसी कारण वो पार्टी वगैरह कम ही अटेंड करता था और ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो अपने असिस्टेंट राज को भेज दिया करता था। पर आज यहाँ आना उसके लिए ज़रूरी था, वरना वो आज भी खुद ना आकर अपने असिस्टेंट को भेजता। वेद अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए आ रहा था कि अचानक से वहाँ की लाइट इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से कॉरिडोर की लाइटें काफ़ी डिम हो गई थी, जिस वजह से पूरी तरह से अंधेरा तो नहीं, पर सब कुछ हल्का दिख रहा था। इस बीच वेद के कदम नहीं रुके, बल्कि वो फ़ोन पर बात करते हुए अपने कमरे की तरफ ही बढ़ रहे थे कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी और अचानक से उससे कोई टकराता है। वेद जब तक वो समझता उससे पहले उससे टकराने वाला इंसान अपनी मीठी सी आवाज़ में, सॉरी सॉरी सर, माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। और ये बोल वो इंसान जो एक लड़की थी वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। इस आवाज़ को सुनकर वेद को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इस आवाज़ को वो इससे पहले भी कहीं सुन चुका है, पर कहाँ, ये याद नहीं था। पर उस लड़की के अचानक से टकराने
और उसी तरह जल्दी जल्दी सॉरी कहना और फिर एरोप्लेन की तरह वहां से निकल जाना। बेद तो कुछ समझ ही नहीं पाया, और जब तक कुछ समझता वो लड़की आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह निकल भी गई थी। बेद आबाक सा वहीं खड़ा रह गया और वास्तविकता में तब आया जब फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। हेलो मिस्टर बेद, आर यू लिसनिंग टू मी? मिस्टर बेद, मिस्टर बेद। बेद उस आवाज को सुनकर बस इतना ही कहता है, आई कॉल यू लेट हर, और ये बोल पलट कर उस ओर देखने लगता है जहाँ वो लड़की अभी गई थी। पर अब वहाँ कोई भी नहीं था। बेद का नेचर ऐसा नहीं था कि लड़कियों के पीछे पड़े या देखने लगे, पर इस आवाज में कुछ तो ऐसा था जो बेद को जाना पहचाना सा लगा, जिसे वो याद करने की नाकामयाब कोशिश तो कर रहा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बेद के कानों में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी और उसका दिल अब उस आवाज को सुनकर बेचैनी से भर उठा। एकदम से बेद अपने बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाता है, फिर अचानक से कहता है, ये आवाज उसकी थी। हाँ, ये आवाज उसी की थी। बेशक से हमारी मुलाकात बस कुछ घंटों की थी, पर उसकी आवाज की वो खनक मैं नहीं भूल सकता। बेशक इस आवाज को मैं आज 1 महीने बाद सुन रहा हूँ, पर ये आवाज उसकी ही थी, ये बात तो कन्फर्म है। पर अगर सच में जैसा मैं सोच रहा हूँ ये वही हुई, तो फिर वो यहाँ कैसे? वो तो मुंबई में थी और मैंने इतने पैसे तो दिए ही थे उसे कि उसकी ज़िंदगी अच्छे से चले। तो फिर वो यहाँ बेंगलोर में क्या कर रही है, और वो भी इस होटल में? क्या वो यहाँ किसी के साथ आई है? पर इस होटल का एक्सपेंसिव खर्च वो नहीं उठा सकती, तो क्या वो यहाँ किसी के साथ आई है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ? और ये सब सोचते ही पता नहीं क्यों पर वेद को अच्छा नहीं लगा, और उसे आसी की इन्फॉर्मेशन अब चाहिए थी। वो कहाँ है आजकल, क्या कर रही है, किसके साथ है, सब कुछ। वेद नहीं जानता था कि उसे आसी के बारे में जानने की इतनी बेताबी क्यों है, जिसके होने ना होने के बारे में वेद बीते 1 महीने में जानने तक का जरूरी नहीं समझा था। आज क्यों आसी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वेद अपने असिस्टेंट राज को मैसेज करता है और फोन एक साइड रख अपना सर वहीं सोफे पर टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस लेता है, और उसके सामने आसी का कोट के अंदर का वही चेहरा, वही तेवर नजर आता है जब आसी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे, यानी कि खुद के लिए एक अनजान शख्स से शादी की बात कही थी, जो कोई भी लड़की शायद ही करती। वेद के जहन में अब बस आसी का ही चेहरा आ रहा था, जिस वजह से आसी के बारे में सोचते हुए वो भी कब नींद के आगोश में चला गया। इधर राज, इसका ध्यान अपने फोन के मैसेज टोन पर शो हो रहे नाम पर जाता है, जिस पर बॉस लिखा शो हो रहा था। ये देख राज जल्दी से मैसेज ओपन करता है और मैसेज पढ़ने लगता है, और जैसे जैसे राज मैसेज पढ़ रहा था उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब 1 महीने बाद उनको अपनी वाइफ की याद आ रही है, जिसका जिक्र 1 महीने में एक बार भी बॉस ने नहीं किया। आज वही अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, पर क्यों जानना है, जबकि वो जानते हैं कि यह शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो भी 6 महीनों के लिए, और अब भी उनकी शादी बस 6 महीनों तक ही वैलिड है। फिर वो और राशि इस शादी से आजाद। राज ये सब बातें अपने मन में ही सोच रहा था, फिर खुद से कहता है, आज इतने दिनों बाद बॉस को अपनी वाइफ की याद आई है, तो जरूर कोई तो बात जरूर होगी, पर उससे पहले मुझे भी बॉस को कुछ बताना है। इधर राशि इस बात से अनजान कि उसका पति इसी होटल में है, जिस पति और शादी को वो भूल चुकी थी, बल्कि वो तो अपने पति के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र तक अपने पास से हटा लिया था, और बेंगलोर में आकर वो अपनी जिंदगी की हर बुरी याद को मिटा चुकी थी, वेद और शादी तक को। आसी तो बंगलौर में अपनी मस्त जिंदगी जी रही थी, अपने काम और अपनी दोस्त माया के साथ, और अब तक प्यार और शादी में मिले धोखे से वो इस शादी और प्यार जैसे नामों पर फीका मुस्कुरा देती थी, पर उसकी वो मुस्कान कहीं से भी खुशी की नहीं, बल्कि कोई भी भाव नहीं होता था उसके चेहरे पर। आसी इस वक्त अपने स्टाफ के साथ पार्टी खत्म होने के बाद का काम करवा रही थी, और ज़्यादा देर होने की वजह से वो और बाकी के सब स्टाफ आज होटल में ही रुकने वाले थे। आसी अपनी कलीग लेडी स्टाफ के साथ जाकर सो गई, क्योंकि कल का दिन भी कोई शांत नहीं होने वाला था, ऐसा उसका दिल कह रहा था। थक हार कर सब सो जाते हैं, पर वेद की आंखों में नींद नहीं थी। वेद अब भी अपने कमरे के सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, और उसकी पतली और लंबी सी उंगलियां लैपटॉप पर थिरक रही थी। फिर कुछ वक्त बाद वो अपना लैपटॉप बंद कर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया।
अगले दिन आसी होटल में होने के कारण अपने काम करने चली जाती है। तभी वेद भी अपने कमरे से बाहर आकर पूरी तरह से तैयार होकर अपने होटल वाले ऑफिस में गया और तभी वहां राज आता है। राज को देखकर वेद कहता है, मैंने कल तुम्हें एक मैसेज भेजा था, कुछ पता चला? वेद की बात सुनकर राज कहता है, सॉरी सर, मुझे आपसे मैम से रिलेटेड ही कोई बात करनी है। बल्कि कुछ तो बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, पर इन 1 महीने में आपने भी मैम का जिक्र नहीं किया कभी, इसलिए तो आपको कुछ भी बताने से पहले ही भूल गया। वेद जो राज की सारी बातें सुन रहा था, वो वेद राज से कहता है, राज क्या बात है, बोलो। वेद की बात सुनकर राज अपने हाथों में पकड़ी एक फाइल को वेद की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसमें मैम की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। राज की बातें सुनकर वेद एक नज़र उस फाइल की ओर देख अपना हाथ फाइल की ओर बढ़ाते हुए उस फाइल को अपने हाथों में लेकर फाइल जैसे ही ओपन करता है, उसमें सबसे पहले ही आसी की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। और उसकी मुस्कान देखकर ना चाहते हुए भी वेद के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई, जो राज ने जैसे ही नोटिस किया तो वो अपनी हैरान आंखों से वेद की तरफ देखने लगा। एक तो पहले उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस को आसी की जानकारी जानने की क्या पड़ी, वो भी शादी के 1 महीने बाद। और अगर मतलब ही था तो शादी वाली रात उसे छोड़कर ही क्यों आए थे? राज अब भी हैरान था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर वेद की नजरों को फाइल पर लिखे शब्दों को पढ़ते देख राज कहता है, सर ये बात सच है कि उस दिन वो लड़की, राज का वो लड़की कहना भर था कि वेद की नजरें एकदम से राज की तरफ देखने लगती हैं और अपने बॉस की नजरों को खुद पर देख राज अपनी बात को सुधार में लाते हुए कहता है, सॉरी, मेरे कहने का मतलब था कि जिनसे आपने शादी की थी, मतलब आसी मैम। जी सर, मैंने उनकी सारी जानकारी निकलवाई है। वो पंजाब के लुधियाना शहर से हैं। आसी मैम बहुत शरारती पर हमेशा खुश रहने वालों में से है। उनका पूरा नाम आसी खन्ना है। आसी मैम की स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई वहीं से हुई है और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से अब तक वो स्कॉलरशिप पर ही पढ़ती आई हैं। अपने कॉलेज टाइम पर ही वो जय मेहरा से मिली थी। आसी मैम को शुरुआती दिनों पर जय मेहरा में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तो जय मेहरा था जो आसी मैम के पीछे पागल था और उनको अपना प्यार जताने के लिए आए दिन कोई ना कोई हरकत करता था। फिर जय मेहरा से आसी मैम भी इम्प्रेस हो गई। उन दोनों का प्यार 2 साल पुराना था और इसी बीच जय मेहरा अपना कॉलेज पूरा करके अपने पापा का काम देखने लगे, जो उनका फैमिली कपड़ों के काम का बिजनेस था। वो मुंबई आ गए और फिर आसी मैम से भी बातें कम होती। पता करने पर एक बात और पता चली कि आसी मैम की मदर तो बहुत पहले ही गुजर गई थी, जब आसी मैम काफ़ी छोटी थी। पर उनके पापा ने खास आसी मैम को संभालने के लिए शादी की और फिर कुछ समय बाद वो आसी मैम को छोड़कर अपनी नई वाइफ के साथ कहीं चले गए, जो किसी को भी नहीं पता कि कहाँ गए। लोक लाज की वजह से आसी मैम के ताऊ और ताई जी ने पाला, पर वो सब भी उनसे प्यार नहीं करते थे और प्यार उनको जय मेहरा से मिलने की वजह से वो उनकी दीवानी हो गई। और जब काफ़ी दिनों पर भी जय मेहरा का फ़ोन नहीं आया तो आसी मैम बिना किसी को कुछ बताए अपना सर छोड़कर मुंबई आ गई जय मेहरा से शादी करने के लिए। उसके बाद जो कुछ हुआ आप वो सब जानते हैं। पर एक बात और है, रात जैसे ही कुछ आगे बताने को हुआ, वेद का फोन बजा और फोन पर सो रहे नाम को देखकर वेद राज को चुप रहने का इशारा करके बोलता है, तो आज मेरे छोटे को अपने इस भाई की याद कैसे आई? वेद ने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जो सुनकर वेद कहता है, आर यू सीरियस? तुम जानते हो मुझे झूठ पसंद नहीं। वेद की बात सुनकर एक बार फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जो सुनकर वेद फिर हैरान होते हुए कहता है, सीरियसली छोटे, तुम यहाँ हो? अगर यहाँ हो तो अभी के अभी मिलो मुझसे आकर। अपनी बात बोलकर वेद फोन कट करके राज से कहता है, मेरा छोटे यहाँ पर है और मुझे अपने छोटे से कुछ बात करनी है, तो मुझे परेशान मत करना। राज वेद के चेहरे पर आई खुशी को देख रहा था, जो सिर्फ उसके बॉस के छोटे भाई, जिसे वेद छोटे कह रहा था, और अपने दादू, जिनकी कई हर बात वेद के लिए सराखों पर होती थी। फिर कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने दादू की विश पूरी करना वेद का सबसे बड़ा काम था। वेद की बात सुनकर राज कहता है, पर सर, वो आसी मैम से रिलेटेड एक और जरूरी बात है। राज के मुंह से आसी का जिक्र सुनकर वेद कहता है, राज, अब कोई भी बात बाद में,
और तुम जानते हो मेरे लिए मेरे छोटे से बढ़कर ना कभी कुछ था, ना आगे होगा। बाकी बातें और जानकारी तुम बाद में देना, अभी जाओ। वेद की बातों को सुनकर राज वहां से जाते हुए वो फाइल उठाता है लेकर जाने के लिए, जिसको देख वेद राज से कहता है, क्या यह फाइल मैंने कहीं ले जाने के लिए? हाँ तो ठीक है, पर तो तुम्हारी सैलरी का 75% दान में चला जाएगा। वेद की बात सुनकर ही राज की आंखें हैरानी से बाहर आने लगीं। राज अब कुछ भी आगे ना बोल चुपचाप वहां से चला जाता है। और राज के जाने के बाद ही उस कमरे में रहते हुए वेद हर एक चीज बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी एक बार फिर कोई कमरे के गेट पर आता है और बिना नॉक किए ही धड़धड़ाते हुए। बस एक ही शख्स था जो खुश था। पर तभी वो अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखता है तो वेद के सामने इस वक्त एक हैंडसम सा चेहरा था। वेद से ज्यादा तो नहीं, पर कम भी नहीं। दोनों एक दूसरे को अपने कूल लुक में मात दे सकते थे। पर तभी दोनों की नजरों के आपस में मिलते ही दोनों जनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेद की नजरें मिलते ही वो सब खुशी से बेद की तरफ बढ़ता है और सीधा बेद के गले लग जाता है और बेद को देख खुश होते हुए बोलता है, भाई भाई भाई, आज कितने टाइम बाद आपको देख रहा हूँ। सही है, नाराजगी किसी पर लेकिन गुस्सा मुझ पर, अपने छोटे पर। यह बात बर्दाश्त के बाहर है भाई मेरे लिए। आप जानते हो, आप मेरे लिए मेरे हीरो, मेरे आइडियल हो, और आप पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाते हो। वेद बड़े प्यार से अपने छोटे की शिकायत सुन रहा था, जो इतना बड़ा होने के बावजूद किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी शिकायत उससे कर रहा था। और तभी वेद कहता है, ओ, इसका मतलब मेरे छोटे को मुझसे इतनी ज्यादा शिकायतें हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम पहले बता देते तो शायद शिकायतों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार ही नहीं होती। वेद अपनी बात कहकर एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने सामने बैठे लड़के से कहता है, तो बताओ तुम अपने भाई को क्या पनिशमेंट देना चाहते हो देव? वेद ने जैसे उस लड़के का नाम लिया, वो लड़का मुंह बनाते हुए वेद से कहता है, यू नो ना भाई, क्या आई लव माई नेम बिकॉज आपके नेम के साथ सिमिलर जैसी फीलिंग देता है मुझे। पर नेम एक जैसे होने से मैं आपके जैसा कभी नहीं बन सकता, और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात कि मुझे अपना नाम पसंद है, पर आपके मुँह से बस छोटे बुलाना पसंद है। तो आप मुझे मेरे देव से ना बुलाकर छोटे बोलकर बुलाएं। फीलिंग इज सो गुड। देव की बच्चों जैसी बातें सुनकर बेद के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके सामने बैठा लड़का बेशक से उम्र में बड़ा हो गया हो, पर उसके सामने हमेशा अपना बचपना दिखाता था। और वेद को भी देव का यह रूप पसंद था, जो औरों की तरह रंग नहीं बदलता था, बल्कि उसके सामने वैसे ही रहता था जैसे वो था। देव की बात सुनकर अब वेद पूछता है, देव तुम वापस कब आए, और आए तो किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? वेद की आवाज में इस वक्त थोड़ी सी नाराजगी थी, जो देव भी समझ रहा था। पर वो वेद से कभी कुछ भी नहीं छुपाता था। वो वेद को अपना बड़ा भाई के साथ अपना सबसे अच्छा दोस्त भी मानता था, और इसलिए उसने अपने वापस आने की बात किसी को भी नहीं बताई थी, बल्कि सीधा वेद से मिलने आया था। वेद की बात सुनकर देव अब अपनी जगह से उठते हुए दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, पर बोलता कुछ भी नहीं है। और देव की इस चुप्पी के पीछे की वजह वेद भी जानता था, पर वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी तरह उसका भाई भी परिवार के प्यार और साथ से दूर रहे, जो प्यार और साथ उसे कभी मिला नहीं। और देव मिलने के बाद भी सबसे दूरी बना कर रखता है, जिसके पीछे का कारण वेद था। वेद अपनी जगह से उठता है और देव से कुछ कहने को होता है कि देव वेद को अपने पास आते महसूस करता है, पर वो अभी भी शांत था, क्योंकि वो जानता था वो मना करेगा फिर भी वेद उसे वही सब कहेगा। वेद भी देव की नाराजगी को समझता था। वो ये बात समझता था कि उसके लिए परिवार का मतलब वो था। वेद के लिए भी देव बस उसका भाई नहीं, सब कुछ था। पर फिर भी वो देव और परिवार के बीच दूरी लाने का कारण नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो इस बात को देव को भी समझाने की कोशिश करता था। पर कहते हैं ना, कोई भी बात उस इंसान को समझाया जाता है जो समझना चाहता है। पर यहाँ देव अपने वेद भाई की बस यही बात नहीं मानता था, और वेद को भी कह दिया था कि अगर कोई उसके और उसके भाई के रिश्ते के बीच आया तो देव उसे कभी माफ नहीं करेगा, फिर वो इंसान उसका अपना ही क्यों ना हो। उसके वेद भाई से ज्यादा अपना उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। वेद कुछ कदम और आगे बढ़कर देव के कंधे पर अपना हाथ रख देता है, जो महसूस कर देव झट से वेद के गले लग जाता है
और अपनी उदासी भरी आवाज के साथ कहता है, क्यों भाई, क्यों वो आपकी अच्छाई नहीं देखती, या ये कहूँ कि वो जानबूझकर कुछ भी समझना नहीं चाहती। उनको क्यों नहीं दिखता कि आप उनकी नाराजगी के नहीं बल्कि प्यार के हकदार हैं। क्यों वो आपको वो प्यार नहीं दे सकती जो मुझे करने का दावा करती हैं। आपने हर कदम पर सबके लिए कुछ किया, अपना 100% दिया, बावजूद इसके आपको क्या मिला भाई? नफरत, ताने, बददुआ। क्यों भाई? क्यों वो नहीं समझती कि जो हुआ था उसमें तो आपकी भी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कुछ खोया तो आपने तो सब कुछ खो दिया। उनको नजर आया तो अपना दुख, अपना दर्द, उनको दिया धोखा। पर नहीं नजर आए तो आप, जिसकी जिंदगी ही एक मजाक बनकर रह गई अपने ही परिवार में। जिस दुनिया में आपको होटलों का किंग माना जाता है, वो खुद अपने ही घर से बेघर है। जिस घर में सब ऐशो आराम से जी रहे हैं, उस ऐशो आराम की हर एक चीज की कीमत आप देते हो। उस घर की हर खुशी के पीछे आपका हाथ है। बावजूद इसके वो सब ये सब कुछ नहीं देखते। देखते हैं तो आपका अतीत, वो अतीत जिसने आपसे भी तो आपका सब कुछ छीन लिया है। सबको अपना दुख दर्द नजर आता है, पर आपका दर्द किसी ने भी महसूस नहीं किया। ये सब बोलते वक्त देव की आवाज नम हो चली थी। कोई देखता तो देव को इस रूप में देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह वही देव है जो कुछ वक्त पहले अपने भाई से बच्चों की तरह शिकायतों की लाइनें लगाए बैठा था। अब ये देव अपने भाई की उदासी में उदास होकर उसकी ही फिक्र कर रहा था। वेद अपने छोटे की बात सुनकर कहता है, कौन कहता है कि कोई मेरा दुख दर्द नहीं समझता। मुझे और मेरी परेशानी को समझने के लिए मेरे पास है ना मेरा छोटा, जो उम्र में बेशक मुझसे छोटा है, पर बात जब उसके वेद भाई की आती है तो वो मुझसे भी बड़ा होकर मुझे ही समझाता है। अरे मैं तो वो खुशकिस्मत भाई हूँ जिसके पास कहने को बेशक से अपने ना हो, पर मेरा एक भाई उन सब अपनों की फौज पर भारी पड़ता है। ये बोलते वक्त वेद हल्का सा हंस देता है ताकि उसके भाई की उदासी कम हो जो उसके चेहरे पर उसकी वजह से आई थी। देव जो वेद की बातें सुन रहा था वो भी हंसते हुए कहता है, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, लाइफ टाइम, पर आपके कमरे में तो हर वक्त नहीं रह सकता ना। और इसलिए अब मुझे एक भाभी चाहिए जो मेरे इस भाई को उस वक्त संभाले जब मैं, यानी कि उनका भाई, यानी कि उनका होने वाला देवर, अपने लिए कोई ब्यूटी विद ब्रेन नहीं ढूंढ लेता जो देव बंसल को टक्कर दे सके। इसलिए भाई आप ना शादी कर लो, मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। देव की बातें सुनकर बेद हैरान था, और तभी उसकी आंखों के सामने आसी का चेहरा आ जाता है जब उसने आसी की मांग भरी थी और गले में मंगलसूत्र पहनाया था। और उसी रात आसी को फेस किए बगैर ही एक लेटर आसी के नाम छोड़ मुंबई से वापस आ गया था। और उसके बाद आसी कहाँ थी, कहाँ गई, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, उसे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि उसने खुद आसी के बारे में ना जानने की कोशिश की थी और ना ही आसी के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत ही महसूस की थी। पर आज ही उसने आसी की जानकारी अपने असिस्टेंट राज से मंगवाई थी, जिसमें आसी की ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी बातें पता चली थी। पर जो उसकी ज़िंदगी की उससे मिलने से पहले की जानकारी थी और जो नहीं पता चला था, वो था यह कि उस रात आसी को उस होटल में छोड़कर आने के बाद आसी कहाँ गई, क्या कर रही है अभी, क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी किसी के साथ, या उसके लिखे लेटर के हिसाब से वो 6 महीनों के इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब भी अकेली है। वेद के दिमाग में इस वक्त सिर्फ फांसी चल रही थी, और अपने भाई को कहीं इस कदर खोया हुआ देख देव अपने भाई से कहता है, भाई भाई कहाँ खो गए आप भाई। देव की आवाज़ को सुनकर वेद अपने उन ख्यालों से वापस आता है जहाँ आसी सिर्फ आसी थी। पर अब वो देव के टोकने पर आसी के ख्यालों से बाहर आता है और फिर अपने छोटे की आंखों में सवाल देखकर कहता है, छोटे, मैं कहीं नहीं खोया, बस सोच रहा हूँ कि तुम आज ही इंडिया आए और आते ही सीधा यहाँ आ गए, जबकि तुम्हें यहाँ आने से पहले घर जाना था। तुम जानते हो ना, तुम्हारे यहाँ आने की खबर घर पर भी पहुँच गई होगी। ऐसे में तुम्हारा घर ना जाकर यहाँ आना इज़ नॉट राइट। फैमिली सबसे पहले, बाद में कोई और। देव देव जब अपने भाई की बातें सुनी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं भाई, कि इंसान के लिए सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर कोई और सच कहूँ तो मैं भी आपकी इस बात पर पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और देखिए, इसी कारण मैं सबसे पहले अपनी फैमिली में सबसे खास इंसान जो मेरा भाई है उससे मिलने आया हूँ। तो हुआ ना मैं समझदार। देव ये बात अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, और इस वक्त ये देव
उस देव से बिल्कुल ही अलग था जो कुछ देर पहले इतनी समझदारी वाली बातें कर रहा था और दूसरे ही पल हमेशा की तरह कूल और मजाकिया। वेद अपने छोटे की हरकत देख एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में वो किसी को भी अपनी बातों में लेकर आ सकता है, पर उसका छोटे वो वही करता है जो उसे ठीक लगता है। कुछ देर तक दोनों भाई आपस में बातें करते हैं, कुछ पुराने वक्त की, कुछ आज की और कुछ आने वाले कल की। देव तो जाना ही नहीं चाहता था, पर वेद की जबरदस्ती के कारण उस बेचारे की एक नहीं चली और आखिर में उस बेचारे को वहां से अपने घर के लिए निकलना ही पड़ा। देव के जाने के बाद वेद खुद से कहता है, तुम्हें कब समझ आएगा देव कि मेरे करीब रहने से तुम अपने बेहद खास से दूर हो रहे हो। अभी भी वक्त है, समझ जाओ ये बात कि तुम्हारे लिए जो पहला रिश्ता है वो उनसे है। मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ कि अकेलापन किस हद तक किसी को कमज़ोर बनाता है, पर मैंने इसे अपनी ताकत बना दी। पर कोई तुम्हारी भी कमज़ोरी बने, उससे पहले खुद को संभाल लो। वेद अपनी बात बोलकर अब सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वेद को एक प्रॉब्लम थी, नींद ना आने की दिक्कत, और न जाने कितनी रातें वेद जाकर काटा करता था। और सच बात तो यह थी कि वेद को अब इस तरह रात रात भर जागने की आदत सी हो गई थी। इधर दूसरी तरफ आसी मिस्टर पाठक से कह रही थी कि उसे अपने घर ही जाना है, और मिस्टर पाठक का कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं तो वो आज यहीं होटल के स्टाफ रूम में ठहर जाए और आराम करे। पर आसी तो जैसे मिस्टर पाठक की बात मानने को राजी ही नहीं थी। इसलिए हार कर मिस्टर पाठक आसी से कहते हैं, देख रहा हूँ आसी, आजकल तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो। ये गलत बात है। तुम इतनी समझदार लड़की होकर इस तरह की जिद कर रही हो, क्या यह सही है? आसी, जो मिस्टर पाठक की सारी बातें सुन रही थी, और तभी आसी मिस्टर पाठक की बातों को सुनकर जवाब देती है, आप नहीं जानते सर कि ज़्यादा समझदारी किसी भी इंसान की लाइफ को बोरिंग बना देती है। इसलिए पागलपंती करते रहना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी मस्त चले। क्या समझे? आसी ये सब कहते हुए हंस रही थी, और आसी की मुस्कुराहट और उसकी बातें सुनकर मिस्टर पाठक अपना सरनामे हिला देते हैं, क्योंकि वो इतने दिनों में आसी के बारे में इतना तो समझ गए थे कि आसी बहुत जिंदा दिल लड़की है, जो अपनी ज़िंदगी का हर पल जिंदा दिली के साथ ही जीना पसंद करती है। इसलिए वो आसी से आगे और कुछ ना बोलते हुए बोलते हैं, ठीक है मेरी माँ, समझ गया। तुम जीती, मैं हारा। अब खुश? वैसे भी ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारी बातों के आगे कोई जीत सके? चली जाना अपने घर, पर तुमको तुम्हारे घर तक मैं छोड़ूंगा। पर सर, आसी ये बोलती ही है कि मिस्टर पाठक कहते हैं, आसी, कोई परवर नहीं, मैंने मानी ना तुम्हारी बात, तो तुमको भी मेरी बात मानना होगा। देखो, रोज तो तुम अपनी उस दोस्त के साथ आया जाया करती थी, तो कोई बात नहीं थी, पर इस वक्त बहुत रात भी हो गई है। ऐसे में तुम्हारा इतनी रात को जाना सेफ नहीं है। मैं तुमको घर छोड़ दे रहा हूँ, और अब इस बात पर कोई बहस नहीं। मैं कार निकाल रहा हूँ और तुम अपना सामान लेकर आओ बाहर। और यह बोलते हुए मिस्टर पाठक वहां से चले गए। आसी को बाहर आने का बोल। आसी भी अब कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जानती थी कि मिस्टर पाठक सही कह रहे थे, इतनी रात अकेले जाना सेफ नहीं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।